हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर काफ़ी मीडिया में भी, अखबारों में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहस हो रही है। और इसमें कहा गया है, कुछ लोगों का कहना है कि इससे आपस में लोगों में बिटरनेस बढ़ेगी, और कुछ का कहना है कि एक ये यूनिफाइंग फोर्स की तरह साबित होगा। चूँकि इसे जिस तरह से ये नो डाउट बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है उसमें मेनली 3 इशू थे, एंड दे वर मेनली टू टारगेट मुस्लिम्स। पोलराइजेशन करना है, करा गया। एक 370 था, उसमें आप कामयाब हो गए। वैसे भी 370 की कोई बहुत मुखालफत नहीं कर पाया, ना कर रहा था। सिर्फ मुखालफत इस तरह की थी कि उसमें जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो नहीं हुआ। इस पे लोगों का एतराज़ था। दूसरा इशू था आपका अयोध्या का। उसमें सबको मालूम है, जजमेंट मंदिर के कंस्ट्रक्शन के फेवर में आया, जबकि शुरू से आखिर तक कहा गया कि मूर्ति भी इलीगली रखी गई, दरवाज़ा भी इलीगली खोला गया, और मस्जिद को तोड़ना भी एक बहुत गलत बड़ी साजिश थी। लेकिन फाइनली ये कह दिया गया और मुसलमानों ने कोई उस पर रिएक्ट भी नहीं किया, रिएक्ट कर भी नहीं सकते थे एज फार एज आई अंडरस्टैंड जिस तरह के हालात हैं। साथ साथ अब रिमाइंड किया जा रहा है कि देखिए, हमने 3 तलाक के ऊपर कानून लाए। 3 तलाक के बारे में मैं आपसे बता दूं, 3 तलाक मुसलमानों का मुश्किल से 20% पॉपुलेशन फॉलो करती थी। बाकी तो इसे फॉलो करते ही नहीं थे, चूँकि ये इस्लामिक कानून था ही नहीं। इट वाज नॉट एज पर इस्लामिक कानून। ये तो कुछ लोगों ने इसे जायज़ कर रखा था, जो कि मुसलमान भी मेजॉरिटी इसे गलत समझती थी। इंस्टेंट 3 तलाक कुरान में पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है तलाक कैसे होनी चाहिए, एक महीने से। हाँ, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। इस पर ज़रूर था कि जिस तरह से इसे क्रिमिनलाइज किया आपने, क्रिमिनलाइज वो नहीं करने की ज़रूरत थी। जब आपने उसे बैन कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, और मुसलमानों से अपील करी जाएगी और करी गई है कि भाई आप ये सब हरकतें छोड़े जो कि गलत थी। तो मेनली वो ये समझते थे इससे मुसलमान औरतें बहुत खुश हो जाएंगी, उनकी तरफ आ जाएंगी, उनका बहुत ही एम्पावरमेंट होगा। ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, हालांकि इससे मैसेज तो यही दिया जा रहा कि 2024 का इलेक्शन है करीब, इट विल फर्दर पोलराइज द इलेक्टोरेट, वोटर्स को पोलराइज करना है, और इट इज़ जस्ट टू टारगेट द मुस्लिम्स। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम टारगेट नहीं, इसमें हर मज़हब के लोग टारगेट होंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट कंसर्निंग मुस्लिम्स ओनली। हालांकि मुस्लिम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसे अपोज कर रही हैं, मेरा कहना है कि वो इसे अपोज ना करें, क्योंकि इसमें आपने कहा है, इसमें जो होगा ये सिख मज़हब को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को, इवन हिंदूज़ को, नॉर्थ ईस्ट को, साउथ और नॉर्थ इंडिया को, गोवा को, वहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उन सबको अफेक्ट करेगा। और पर्सनल लॉज क्या आते हैं, चूँकि हमारा मुल्क जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाता है, और कहा यह जा रहा है कि इसे इट विल बी बिग यूनिफाइंग फोर्स, यूसीसी। आई डोंट थिंक सो। यूनिफाइंग, फिर तो आप नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि पूरे हिंदुस्तान की एक लैंग्वेज हो, एक कल्चर हो, एक मज़हब हो। शुरू तो कर ही रखा है घर वापसी का मामला। तो आप ये चाहते हैं अगर, तो ये मुल्क को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, बल्कि मुल्क में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो हिंदुस्तान का यूनिटी में अब तक कोई किसी तरह की ठेस नहीं पहुंची और लोग बड़े मोहब्बत प्यार से रह रहे थे विद द मैजिक दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग मज़हब हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके, शादियों के, रहन सहन के, डाइवर्स के, इनहेरिटेंस के, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं और तब भी दे वर नो प्रॉब्लम। तो ये सोचना ये यूनिफाइंग फोर्स होगा, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब आइए कुछ और मुद्दों के ऊपर जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड इश्यूज हैं। जैसे इसमें आर्गूमेंट मेनली या इसका जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि इट विल गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन मैरिजेस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन एट्सेट्रा। ये कहा जा रहा है कि इन सब में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के एग्जाम्पल दे देते हैं कि वहाँ मेंटेनेंस नहीं है, बराबर हिस्सा नहीं लड़कियों का, हमने तो बराबर हिस्सा कर दिया था। एक तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदू मज़हब में तो अब लड़कियों का हिस्सा किया गया है, अब उन्हें कुछ स्टेटस दिया है। इस्लाम में तो 1400 साल से फीमेल्स का, बेटियों का, बीवी का जायदाद में हिस्सा रखा गया है। वो कम, हाँ ये ज़रूर है कि लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा। उसकी वजह है कि जब लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसे वहाँ से भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 1400 साल से है। ये कोई नई चीज़ नहीं जो आप आज कह रहे हैं कि हम वुमेंस को एम्पावरमेंट करेंगे। हाँ, औरों में कर सकते हैं आप, मुसलमानों में तो ऑलरेडी फीमेल्स का, लड़कियों का, बेटियों का, बहुओं का, माओं का हिस्सा है। अब आइए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द वाइड स्प्रेड राइट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, मैरिज एट्सेट्रा। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में के अंदर अलग अलग कल्चर्स हैं, वो साउथ से या वेस्ट से या सेंट्रल इंडिया से, उनके बिल्कुल अलग कस्टम्स हैं, शादी के तरीके भी अलग हैं, तो वहाँ भी आपको यूनिफॉर्म लाना है। अब आइए गोवा के ऊपर। गोवा का जो हिंदू लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसमें आपने 2 शादी परमिशन दे रखी है। वहाँ यह है कि अगर 5 साल तक जो आपकी बीवी है, कोई बच्चा नहीं होता, तो आप लीगली दूसरी बीवी रख सकते हैं। जबकि आपके यहाँ तो एक आत्मिक संबंध रखा गया है कि 2 आत्माएं मिलके एक हो जाती हैं और ता जिंदगी मरने तक उसका, दोनों का साथ रहेगा, कोई दूसरा उसके बीच में नहीं आ सकता। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, नॉर्थ और साउथ में आइए। नॉर्थ में हम अपने किसी गोत्र या ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करते हिंदूज, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। साउथ में क्या है? वो बिल्कुल अलग है। साउथ में मामा की शादी सगी बहन की बेटी यानी भांजी से सबसे पवित्र शादी मानी जाती है। तो आप उन्हें कैसे लाएंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? तो इसी तरह से और बहुत से मामलात हैं जिसे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में टैक्सेस में, जॉइंट फैमिलीज में टैक्स में एक बहुत बड़ी छूट है। तो जब आप यूनिफॉर्म लाएंगे तो अगर इस छूट को आप रखेंगे तो वो मुसलमानों को भी देनी पड़ेगी जो उन्हें नहीं मिल रही है इस वक्त, और दूसरी कौमों को भी। उसी तरह से माइनॉरिटीज में आइए, सिख हैं, उनका शादी का, डाइवर्स का, इनहेरिटेंस का अलग कानून है। ईसाइयों का अलग है, ट्राइबल्स का बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट तो है ही है, वो भी ट्राइबल ही ऑलमोस्ट, लेकिन जो आपके आदिवासीज हैं उनके यहाँ शादी का कंसेप्ट अलग है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मुस्लिम्स में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट। हिंदूज में 2 आत्माओं का
एक दूसरे में मर्जर माना जाता है जो ता ज़िंदगी रहता है। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। तो ये आप ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और करते रहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि इससे मुसलमानों को सिर्फ आप टारगेट कर रहे हैं और पोलराइजेशन होगा, ऐसा नहीं है। पूरे मुल्क को और हर कम्युनिटी के ऊपर, हर रीजन के ऊपर, हर कास्ट के ऊपर इसका असर आएगा और वहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ना कि रिजॉल्व होंगी। अभी आपका जो जैसे लॉ कमीशन की बात, 22nd लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन की बात कही गई और उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन में लोग अपने ऑब्जेक्शन दे दें और फिर हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो पहले तो वो ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, इट्स नॉट सो ईजी। दूसरी चीज़ एक यहाँ रिमाइंड की जाए कि लॉ कमीशन कोई भगवान की, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की भेजा हुआ फरमान नहीं है। इसीलिए 21st लॉ कमीशन ने रिकमेंड क्या किया था कि यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल, ये कहा था 21st ने। 22nd लॉ कमीशन कह रहा है कि साहब नहीं, आप 1 महीने का टाइम है, उसमें डिस्कस करिए और इसे इम्प्लीमेंट करिए। तो कमीशन हो, कोई आयोग कोई भी हो, वो तो बाय एंड लार्ज इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। उसे तो गवर्नमेंट की तरफ देखना होगा और उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी होगी। तो आप चाहते थे 2024 का इलेक्शन सामने कैसे किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलतफहमी है कि इससे पोलराइजेशन बढ़ेगा, बल्कि इससे बीजेपी रूलिंग पार्टी को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। और एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर नाइदर इन फेयर ऑफ एनीबडी नॉर अगेंस्ट एनीबडी। हमारे लिए तो ऑलमोस्ट सभी पार्टीज एक है। सिर्फ बीजेपी से मुसलमान एलर्जिक क्यों है? उसकी वजह है कि चूँकि आप छोटी छोटी बातों पे उन्हें टारगेट करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए वो मुसलमान डरता है, वो चाहता है कि आप ना रहें। लेकिन ये बी श्योर मुसलमान की वो हैसियत नहीं है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए या बीजेपी को पावर से हटा पाए। बीजेपी से पावर से तभी हटेगी जब हिंदू ये फील करेगा कि उसका नुकसान हो रहा है, मुसलमान से नहीं। तो ये यूसीसी से जो लाया जा रहा है, ये मैं नहीं समझता कि मुल्क को इंटीग्रेट करने में, ये मैं कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन यूट्यूब चैनल्स, कि ये नेशन को इंटीग्रेट कर पाएगा। बल्कि इससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी खड़ी होंगी और बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी खड़ी होंगी, मैं बता दूँ। चूँकि ये कहना कि इसमें मुसलमानों को टारगेट करके हम रिफॉर्म ला रहे हैं, जी नहीं, मुसलमान इसमें टारगेट नहीं हो रहा, इसमें सब टारगेट हो रहे हैं। अब आइए क्या कंट्राडिक्शंस हैं। अभी कंट्राडिक्शन भी आप देख लीजिए कि जब सेम सेक्स मैरिजेस का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था वहाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट अपोज्ड सेम सेक्स मैरिजेस ऑन द ग्राउंड, इसे सुनिए, on the ground that concept of marriage is inherently connected to religions and cultural norms। तो वहाँ आप ये कहते हैं सेम सेक्स मैरिज इसलिए नहीं हो सकती या होना चाहिए चूँकि मैरिज एक रिलीजन से जुड़ी हुई है, और जाहिर है हर रिलीजन के लिए अलग अलग है, हर ट्राइब के लिए अलग अलग है, हर रीजन के लिए अलग अलग है, इवन हर रिलीजन में अलग अलग है। जैसे मैं अभी बताया कि साउथ में मैरिज कंसेप्ट, इनहेरिटेंस का मकसद सब अलग है, और नॉर्थ में उसका बिल्कुल अलग है। तो ये सब इसलिए यहाँ ये लॉजिक देना कि यूसीसी से आप मुल्क को जोड़ेंगे, ये बहुत जायज़ नहीं है और ये वैलिड पॉइंट नहीं है। सो आई कैन से
that UCC will not unify the country but may affect it adversely. और साथ साथ मैं कुछ भूल भी गया था कि जैन्स हैं, सिख हैं, उनके भी पर्सनल लॉज बिल्कुल कंट्राडिक्टी हैं। असल वो उस जैसे नहीं जो नॉर्थ इंडिया के हिंदूज का है। तो यूसीसी में उनके भी पर्सनल लॉज अफेक्ट होंगे। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अपोज किया है और वो सबमिट भी कर रहे हैं कुछ अपना प्रोटेस्ट या जस्टिफिकेशन, इसमें गलत क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उनका राइट है, करना चाहिए, लेकिन आई एश्योर यू कि यूसीसी से मुसलमान को डरना नहीं चाहिए और इससे मुसलमान का कुछ नहीं बिगड़ना। प्रॉपर्टी का देना लेना है तो इस्लाम में ऑलरेडी है, सबका राइट दिया हुआ है, एक एक चीज़ डिफाइंड है। तो अभी आपने मेरे ख्याल से ना तो सिखों का पढ़ा है पर्सनल लॉ क्या है, ना आपने आदिवासी का पढ़ा है, ना साउथ इंडिया के हिंदुओं का पढ़ा है, ना आपने गोवा का देखा है, ना आपने पारसीज का देखा है, और आप आ गए ये समझ करके कि 2024 के इलेक्शन में जाहिर पे आपके पास कोई मैजिक नहीं है, इवन आपका डेवलपमेंट एजेंडा काम नहीं कर पा रहा, तो फाइनली यू आर कमिंग टू हिंदू एंड मुस्लिम। मुसलमान हम बीजेपी को कहना चाहते हैं ना आपका दुश्मन था ना आपका दुश्मन है, लेकिन जिस तरह से आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से आपके उनके खाने पे भी पाबंदी है, उनके पहनने पे भी पाबंदी है। आप चाहते हैं कि वो तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, लिहाजा कपड़े बदलें। आप कह रहे हैं कि हलाल गोश्त नहीं बिकेगा, इसका मतलब वो जिसे हम हराम समझते हैं हम उसे खाएं, तो ये मुल्क में चलने वाला नहीं और ना इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क के लिए यही है कि सब लोग जो वो कर रहे हैं उनके पर्सनल मामलात हैं, उसमें स्टेट को दखल नहीं देना चाहिए और सब भाई मिलजुल करके ही रहें आपस में। आप अपनी प्रैक्टिस को, उनका प्राइवेट पर्सनल मामला है, मुल्क उससे अफेक्ट नहीं होता। हाँ, जो मुल्क के लिए वाकई ख़तरनाक चीज़ें हैं उससे बचें और उसे नहीं करना दिया जाए। जहाँ तक मुल्क का मामला है, मुल्क इससे नहीं बचेगा, मुल्क के लिए और चीज़ें चाहिए। मुल्क के लिए चाहिए सबको जस्टिस मिले, सबको रोज़गार मिले, सब अच्छी डिग्निटी के साथ ज़िंदा रहें, ये सब चीज़ें हैं मुल्क के लिए। डेमोक्रेसी मेजोरिटी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी से मुल्क नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी शुड बी सेकुलर डेमोक्रेसी, जिसमें हर तबके की एक से होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो यही मुझे कहना है दैट वी हैव नो एनिमिटी विद बीजेपी। हम बीजेपी को कोई हेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी ये दिखावा न करे कि कभी पसमानदा की बात करता है, कभी 60 कंस्टिट्यूंसी की पार्लियामेंट की बात करता है कि वहाँ जाके गले लगाएंगे मुसलमानों को, कभी यूपी की बात करता है, कभी पसमानदा क्या है? पसमानदा तो कोई बिरादरी होती ही नहीं। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये तरकीबें बीजेपी चला रही है, चलने वाली नहीं है। इस धोखे में लोग नहीं आएंगे। 3 तलाक में आपने कानून बनाया, मुसलमानों ने वेलकम किया, क्योंकि 90% मुसलमान उसे मानते भी नहीं थे और जो मान रहे थे उसे गलत कहते थे, उसे कंडम करते थे। अब आप एक नई चीज़ और ला रहे हैं, सुना है, पार्लियामेंट में ला रहे हैं, जो तलाक के बाद निकाह होता है और फिर वो डाइवर्स होता है, वो तो ऑलरेडी इस्लाम का हिस्सा नहीं, उसे तो हम लोग ऑलरेडी कंडम करते हैं और वो जायज़ नहीं है। तो आप उसे ला करके अगर सोच रहे हैं, जब आपने तलाक इंस्टेंट 3 तलाक़ें ख़त्म कर दी तो उसका अब मामला ही क्या रह गया? जब 3 तलाक इंस्टेंट हुई नहीं तो फिर ना तो निकाह की बात है, ना उसके बाद डाइवर्स होकर के दोबारा निकाह की बात है उसी हस्बैंड से। तो ये चीज़ों से आप कंफ्यूज ना करें, एक सीधी सीधी लाइन लीजिए। आप ताकतवर हैं, उस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें, सबको साथ लीजिए। जो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, वीकर सेक्शन है, उसको मदद करिए आगे बढ़ने के लिए, ना कि आप उसे क्रश करने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।